Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll discuss overlapping between designs, copyright and trademark. जो हमारा हम वीडियो जो कवर कर रहे हैं वो हम हमारे डिजाइन एक्ट की कवर कर रहे हैं. सो उसी में ये हमारा एक टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है सब्जेक्ट का भी और डिजाइन एक्ट वाली सीरीज का भी. सो इसमें वी आर गोइंग टू कवर सो मेनी टॉपिक्स. तो लेट्स discuss those topics now. So the first slide is overlap between Design Act 2000 and Copyright Act 1957. When a design is registered under the Design Act, अब एक डिजाइन कब रजिस्टर होता है डिजाइन एक्ट के अंडर. वंस यू रजिस्टर अ डिजाइन, जब आप एक डिजाइन को रजिस्टर करेंगे डिजाइन एक्ट के अंडर, तो वो कॉपीराइट के अंदर साथ में नहीं रजिस्टर हो सकता. यानी आपको दोनों चीजों में नहीं मिल सकता. आप एक ही के अंदर डिजाइन मतलब डिजाइन एक्ट में या तो रजिस्टर कराइए या कॉपीराइट में, और वो भी आप डिसाइड नहीं करेंगे. एक्चुअली देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं, जिनको मैंने इंट्रोडक्शन टू डिजाइन एक्ट वाली वीडियो में भी कवर किया था. Now, instead, it becomes a kind of industrial property. So, instead, it becomes a kind of industrial property, meaning it's protected as something used in manufacturing or industry. अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री प्रोसेस से गुजर के बन रही है एंड अगेन, तो वो एक तरीके की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहलाई, तो वो कवर होती है कॉपीराइट में. ठीक है. और डिजाइन एक्टर समथिंग काइंड ऑफ आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कोई बहुत प्यारा सा पैटर्न हो गया, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस शायद ना आ रहा हो. ओके, सो दिस प्रोटेक्शन, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की. तो प्रोटेक्शन लास्ट फॉर 10 years. अब ये तो हमें पहले से भी पता है कि प्रोटेक्शन 10 years तक रहती है. अगर आपको किसी को एक्सटेंड करानी हो तो वो 5 years तक एक्सटेंड हो जाएगी, बट उससे आगे नहीं. Now, when a design is not registered under the Design Act, अब एक डिजाइन कब रजिस्टर्ड नहीं होता है डिजाइन एक्ट के अंडर. तो डिजाइन एक्ट के अंडर नहीं रजिस्टर हो रहा, तो डेफिनेटली अभी हम कॉपीराइट कवर कर रहे हैं साथ में, तो कॉपीराइट के अंडर होगा. अब व्हेन इफ यू डोंट रजिस्टर योर डिजाइन, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट. अगर आप डिजाइन एक्ट के अंदर नहीं रजिस्टर कराना चाहते तो वो कॉपीराइट एक्ट के अंडर जरूर प्रोटेक्ट होगा, आर्टिस्टिक वर्क ही क्यों ना हो चाहे वो. बट उसकी भी ये कंडीशन है, इफ इट इज यूज फ्यूअर देन 50 टाइम्स, यानी कि अगर उसे 50 टाइम्स से कम यूज किया गया हो, फ्यूअर. ठीक है. इफ द डिजाइन इज यूज्ड 50 टाइम्स और मोर थ्रू इंडस्ट्रियल मेथड, अगर एक डिजाइन को 50 टाइम या उससे ज्यादा यूज किया गया है इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू, तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन उसका चला जाएगा, लॉस कर देगा, यानी खो देगा वो डिजाइन अपना कॉपीराइट प्रोटेक्शन. टू कीप द एक्सक्लूसिव राइट यू मस्ट रजिस्टर द डिजाइन अंडर द डिजाइन एक्ट. अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट रखना है, 50 टाइम्स की बात नहीं रखनी है, ये कंडीशन नहीं रखनी है, तो आपको उस डिजाइन को बेटर है कि आप डिजाइन एक्ट के अंडर रजिस्टर कराए, ताकि कंडीशन हट जाए और आपका डिजाइन प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है. सो व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बार बार बात हो ही रही है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट. एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस मींस क्रिएटिंग अ डिजाइन यूजिंग मशीन्स. एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है, एक डिजाइन को क्रिएट किया जा रहा है यूजिंग मशीन्स या फिर फैक्ट्रीज में, जैसे अलग अलग तरीके से जो मेथड होते हैं मशीन और फैक्ट्रीज के अंदर. ठीक है. जिससे क्या हो रहा है, वो डिजाइन बार बार बनाया जा रहा है, उसका बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. मेनी टाइम्स एग्जाम्पल है प्रिंटिंग अ पैटर्न ऑन थाउजेंड्स ऑफ बेडशीट्स यूजिंग अ मशीन, मैन्युफैक्चरिंग हंड्रेड्स ऑफ प्लेट विद द सेम फ्लोरल डिजाइन. तो ये सारा क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आ जाएगा. So in these cases, the design is considered a part of large scale manufacturing and falls under the Design Act. तो अब ये इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, तो ये कॉपीराइट में तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है. ये डिजाइन एक्ट में आप कवर करवा सकते हो. अगर आप कॉपीराइट में कवर करा के ये सब करते हो, इतना सारा प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, विच इज गोइंग मोर देन 50 टाइम्स, देन वो आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी आप खो दोगे और आपका वो प्रोटेक्टेड भी नहीं रहेगा. तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम स्मार्ट थिंकिंग रखनी है आपको कि आपको किस में प्रोटेक्ट करवाना है. नाउ पर्पस ऑफ दिस रूल, द डिजाइन एक्ट फोकस. अब डिजाइन एक्ट क्या फोकस करता है, फोकस इज ऑन प्रोटेक्टिंग डिजाइन. डिजाइन एक्ट फोकस करता है कि प्रोटेक्ट करना है डिजाइन को, चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात हो, डिजाइन एक्ट उसको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा मल्टीपल टाइम्स काम होने पर भी उस पर. ये इंश्योर करता है कि ऐसे डिजाइन जो है, जो लाइक दिस इंश्योर दैट सच डिजाइन रिसीव स्पेसिफिक प्रोटेक्शन for industrial application, avoiding misuse of overextension of copyright protection.
विच इज मेंट यूनिक एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। अब कॉपीराइट जो है वो एक्सट्रीमली यूनिक और आर्टिस्टिक क्रिएशन के ऊपर बना हुआ है, के लिए आप ले सकते हैं, जहां आपको पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव दिस डिजाइन इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंड ये डिजाइन आपका जैसा है वैसे का वैसा एक कॉपी ही सेफ रहेगी। तो उस जगह पे कॉपीराइट ज्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि कॉपीराइट की भी अपनी एक अलग स्पेशलिटी है। नाउ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं इसको और अच्छे से। अ फैशन डिजाइनर क्रिएट्स अ यूनिक फ्लोरल पैटर्न फॉर क्रीमिक प्लेट्स। तो इसका फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं। इफ दे रजिस्टर द डिजाइन अंडर द डिजाइन एक्ट, अगर वो फैशन डिजाइनर रजिस्टर करती है अपना डिजाइन डिजाइन एक्ट में, तो उसको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा उस डिजाइन के ऊपर, जिससे वो प्रिवेंट कर सकती है अदर फ्रॉम यूजिंग इट मास प्रोडक्शन। यानी अगर मान लो उसकी खुद का इंडस्ट्रियल उसकी खुद की फैक्ट्री है, तो अब वो अपने आप से ही मास प्रोडक्शन करके उसको सेल करेगी, वो किसी और कोई और उसके डिजाइन को सेल नहीं कर सकता है। उसके जैसा डिजाइन मार्केट में कोई और लेकर नहीं आ सकता है, उसको ये राइट मिल गया डिजाइन एक्ट के थ्रू, बस मास प्रोडक्शन वो कर सकती है डिजाइन एक्ट ऑल्सो। बट सेम अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं हम। इफ दे डू नॉट रजिस्टर द डिजाइन बट मैन्युफैक्चर 100 प्लेट्स, अब वो डिजाइन को रजिस्टर नहीं करवा रही है, बट वो हम 100 प्लेट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और अब उसके निकाले हुए पैटर्न के थ्रू विद द पैटर्न कॉपी, सॉरी नॉट, उसके निकाले हुए पैटर्न के थ्रू, और वो पैटर्न कौन सा है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन से सीज्ड है। देन आफ्टर द 50th प्रोडक्शन, यानी 50वें रिप्रोडक्शन के बाद एनीवन एल्स कैन फ्रीली यूज इट, क्योंकि उसका वो जो कॉपीराइट का प्रोटेक्शन था वो खत्म हो गया, उसने 100 मैन्युफैक्चर कर दिए, बार बार उसे यूज करके रिप्रोड्यूस कर दिया 100 टाइम्स। 50 यानी 50वें पे 50th पे वो खत्म हो जाएगा, वो अपना वो राइट लूज कर देगी, एंड फिर वो अनप्रोटेक्टेड है, तो वो मार्केट में कोई और भी निकाल सकता है वही सेम पैटर्न वही सेम डिजाइन, और वो उसे नहीं रोक पाएगी। Now, overlap between Design Act and Trademark Act 1999. Okay, so a shape can be both. एक shape जो है वो दोनों चीज दोनों हो सकती है, डिजाइन भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड फॉर विजुअल अपीयरेंस, यानी वो जैसी दिख रही है उसके लिए उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड फॉर ब्रांड एसोसिएशन, बिकॉज ब्रांड को एक आइडेंटिटी मिल रही है, तो एज अ ट्रेडमार्क भी प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। अब ये जो ओवरलैप है अराइजेस व्हेन अ शेप फुलफिल्स द क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर बोथ एक्ट। जब एक शेप जो है एक ऐसा क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रही है जो दोनों के कैटेगरीज में वो आ रही है, और दोनों के लिए रजिस्टर होना उसके लिए जरूरी है, वहां जाके ये दोनों एक्ट क्लैश हो रहे हैं और ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं हम। डिजाइन प्रोटेक्शन फोकसेस ऑन विजुअल एस्थेटिक ऑफ अ प्रोडक्ट। अब डिजाइन का हमें पता है, मैं पूरे डिजाइन एक्ट की सीरीज में बार बार बोलती आ रही हूँ कि विजुअल एस्थेटिक, अपीलिंग शेप, अच्छे से अपीयरेंस जो है उसका, वो ये सब चीजें मैटर करती है। जैसे कि शेप हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पैटर्न हो गया। जैसे एग्जांपल है द शेप ऑफ अ फैंसी वाइन बॉटल। और ट्रेडमार्क क्या फोकस करता है, फोकस ऑन द डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, की वो कितना यूनिक और अलग है, ठीक है। वो दिखने में कितना सुंदर है ये मैटर नहीं करता, उसकी यूनिकनेस ज्यादा मैटर करती है, कि वो ओरिजिनल ट्रेडमार्क, वो मार्क ओरिजिनल होना चाहिए, वो एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना डिफरेंट इतना यूनिक होना चाहिए कि वो किसी चीज के ऊपर अगर लगता है तो उस चीज को अलग से बताए कि ये मार्क इस चीज से बिलोंग करता है, एंड नो वन एल्स कैन यूज इट, बिकॉज वो उसकी आइडेंटिटी बन गया है ऑफ अ प्रोडक्ट, और लाइक फॉर ट्रेड पर्पस। एग्जाम्पल है, ठीक है, आई एम हियर। एग्जाम्पल है द कोको कोला बॉटल शेप एज अ ब्रांड आइडेंटिफायर। अब एक कोको कोला बॉटल जो थी वो क्या था, एक उसकी इतनी इस टाइप की शेप थी कि वो एक तरीके का, मतलब आई कैन नॉट मेक इट राइट नाउ, तो उसका मतलब एक तरीके का वो ब्रांड आइडेंटिफायर बन गई थी ना। ओवरलैप एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे द कोको कोला बॉटल का जो डिजाइन था, एज अ डिजाइन इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स यूनिक शेप। अब वो एज अ डिजाइन अपनी यूनिक शेप की वजह से उसे प्रोटेक्ट कर लिया गया, ठीक है, और डिजाइन एक्ट में। और एज अ ट्रेडमार्क इट इज प्रोटेक्टेड फॉर इट्स ब्रांड एसोसिएशन, यानी कि कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोको कोला बॉटल को उसकी शेप के थ्रू, उस पर लिखा ना हो तब भी हमें पता होगा कि ये बॉटल जो है ये कोको कोला की है, ठीक है। सो की इशू, when a infringement occurs the challenge is deciding whether it infringes the design or the trademark। अब इसके साथ ये इशू है, ठीक है, कि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो उसमें सबसे पहले बात तो जो इन्फ्रिंजमेंट है वो हुआ कैसे है, किस चीज पे हुआ, डिजाइन पे हुआ या ट्रेडमार्क पे हुआ, बिकॉज सेम थिंग इज रजिस्टर्ड इन बोथ द एक्ट।
तो यहाँ पे दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि इसे ओवरलैप किया गया, ओवरलैप में आ रहा है ये। अब आते हैं हम एक लैंडमार्क केस पे। वर्लपूल इंडिया वर्सेस वीडियोकॉन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये केसेस ना ऑलमोस्ट सेम सेम है, सिमिलर केसेस ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में एक साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो डिजाइन एक्ट के केसेस आपको काफी कॉमन मिलेंगे कि आप आसानी से उन्हें लर्न कर सकते हैं, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज के नाम इनके साथ जुड़े होते हैं। प्लस ऐसे केसेस है जो 2-3 टॉपिक्स में एक साथ भी आप एक केस लर्न करके आप किसी कॉमन टॉपिक के हो सकते हैं, और उसमें लिख रहे हो तो आप वो यूज कर सकते हो, और किसी और में लिख रहे हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो। तो वो पुल वाला केस देखते हैं अब हम। कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की इशू एस्टैब्लिशिंग द टेस्ट ऑफ डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट, कि आप एस्टैब्लिश कर रहे हो टेस्ट का डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का। अब इसका फैक्ट ऑफ द केस समझते हैं। वर्लपूल इंडिया क्लेम, वर्लपूल इंडिया एलिज दैट वीडियोकॉन कॉपीड द डिजाइन ऑफ देयर वॉशिंग मशीन। वीडियोकॉन ने उनके वॉशिंग मशीन का डिजाइन कॉपी किया है। वर्लपूल हैड रजिस्टर्ड द डिजाइन ऑफ इट्स वॉशिंग मशीन अंडर द डिजाइन एक्ट। उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन का डिजाइन रजिस्टर करवाया था डिजाइन एक्ट के अंदर, जो प्रोटेक्ट करता है यूनिक फीचर्स को फ्रॉम बीइंग रेप्लिकेटेड विदाउट परमिशन, ताकि बिना परमिशन कोई उन्हें यूज ना कर सके उस डिजाइन को। तो यूनिक फीचर्स ऑफ द डिजाइन की बात की गई है। So the registered design include distinctive elements such as a curved control panel. तो क्या क्या like registered था उसमें, the curved control panel which made it stand out visually, जो अलग ही उसको अलग से दिखा रहा था, निखार के लेकर आ रहा था उसके पैटर्न को, कि ये बहुत यूनिक लग रहा है इस वॉशिंग मशीन में। So the placement of buttons on the machine which was unique to Whirlpool's model. So Videocon का डिफरेंस क्या था? Videocon argued that their washing machine design was different. They claimed that major variation in their design, such as small changes in shape or appearance, made it original and not a copy of Whirlpool's registered design. उन्होंने कहा हमने भी बहुत छोटी छोटी चीजों में चेंज किया, हमारा एक मिरर का जो वेरिएशन है हमारे डिजाइन में, और कुछ छोटे छोटे अपीयरेंस के जो चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर उन्हीं का एक कॉपी किया हुआ डिजाइन है, हमें एक अलग ओरिजिनल वैल्यू दे रहा है, हमारा डिजाइन अपना हमारा ओरिजिनल है। तो हम नहीं मानते इस चीज को कि हमने कॉपी किया है। जो कोर्ट का डिसीजन था वो देखते हैं अब हम। द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ वर्लपूल इंडिया एंड फाउंड वीडियोकॉन गिल्टी ऑफ कॉपिंग देयर डिजाइन। तो कोर्ट का फेवर जो था वर्लपूल की तरफ था। द कोर्ट एस्टैब्लिश अ टेस्ट फॉर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट, कोर्ट ने एक डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का टेस्ट एस्टैब्लिश किया था। इस टेस्ट में डिटरमाइन किया गया था वेदर द ओवरलैप लुक of the accused product is so similar to the registered design that it could confuse customer। क्या ये इतना सिमिलर डिजाइन था दोनों के कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते थे या नहीं। एंड माइनर चेंज इन डिजाइन एज क्लेम बाय द वीडियोकॉन आर सफिशिएंट टू मेक इट डिफरेंट। और जो वीडियोकॉन ने क्लेम किया था कि हमारे डिजाइन में माइनर चेंजेस है जो इसे ओरिजिनल बनाते हैं, तो क्या वो वो इनफ थे या फिर वो सफिशिएंट थे कि लोग आराम से डिफरेंस कर पाए। तो डेफिनेटली वो सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोकॉन उसमें फेल हो गया था, और कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि वर्लपूल का क्लेम एकदम करेक्ट है। So the court decided that Videocon's design was substantially similar to Whirlpool's and the differences were only minor, so not enough to make it unique. So now comes test for design infringement। ठीक है, तो डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का टेस्ट देख लेते हैं हम। जजमेंट बाय द आई अलोन, द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू डिजाइंस इज assessed बेस्ड ऑन द विजुअल परसेप्शन। आप देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो ऑफ कोर्स वो सिमिलर लग रहे हैं काफी, और अगर आप नहीं कंफ्यूज हो रहे यू कैन इजीली मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजाइंस, then which means that they are different, हम उसे फिर सेम नहीं मान सकते। The average consumer who look at the design should be able to distinguish them। तो ये सब कस्टमर के थ्रू टेस्ट करवाया जाता है, तो एवरेज कस्टमर्स का जो आंसर होता है अकॉर्डिंग टू दैट वो एनालाइज किया जा रहा है। की फीचर्स क्या हुआ इसका? इफ द डिस्टिंक्टिव फीचर एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन आर विजुअली कॉपीड, अगर ये चीज कॉपीड निकल कर आ रही है ये सारी चीजें, तो पक्का लाइक इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर किया जाएगा। Minor functional differences or slight variation in design do not prevent a finding of infringement if the overlook is same। माइनर फंक्शंस डिफरेंसेस जो होंगे और ये स्लाइट वेरिएशंस जो कि वीडियोकॉन ने भी क्लेम किया था, और इससे भी आपका डिजाइन डिफरेंट नहीं निखर के आ रहा है, तो भी आप बच नहीं सकते हो इन्फ्रिंजमेंट से। बट हाँ, अलग लग रहा है तो अलग बात है। तो ये हमारा जो वर्लपूल और वीडियोकॉन वाला केस था।
उस वाले केस के ऊपर ही डिस्कशन है। लेट मी अगेन एक बार पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। वर्लपूल वॉशिंग मशीन हैव अ रजिस्टर डिजाइन विद यूनिक कर्व कंट्रोल पैनल एंड बटन लेआउट। ये हम सबको उस केस में समझ आ गया था। वीडियोकॉन ने भी लॉन्च किया था वॉशिंग मशीन, उसका भी सेम कर्व पैनल था, सिमिलर बटन प्लेसमेंट थे, बस माइनर वेरिएशंस थे उसके डिजाइन में। ये तो टू द आई ऑफ एन एवरेज कंज्यूमर, एक नॉर्मल एवरेज कंज्यूमर की आई के अकॉर्डिंग, अब जो दोनों थे सेम एकदम सिमिलर दिख रहे थे, वो वेरिएशन नाम का वेरिएशन था, उससे खास डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था। सो कोर्ट का वर्डिक्ट जो था, दिस कॉन्स्टिट्यूट डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट अंडर द डिजाइन एक्ट even if there is a slight technical differences. This I have concluded. Now detail analysis of sections in the Design Act. सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 22 की। Piracy of registered design. If a registered design is copied, अगर registered design जो है copy हो रहा है और imitated without the consent of the owner, copy करके उसे लेके जाया जा रहा है, मतलब copy करके उसे कहीं भी sell किया जा रहा है, उसके और चीजें बनाई जा रही है, उससे profit कमाया जा रहा है, तो वो पायरेसी में कंसिडर किया जाता है। पेनल्टीज है पेमेंट ऑफ ₹25,000 पर ब्रीच, और ये 50,000 से तक जा सकती है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। डैमेजेस फॉर लॉसेस कॉज टू द ओनर, और डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं जो भी आपने ओनर को लॉसेस पहुंचाए हैं। सेक्शन 5 प्रोसीजर फॉर डिजाइन रजिस्ट्रेशन। अ डिजाइन मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। डिजाइन को इन सारे क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी न्यू और ओरिजिनल, इट मस्ट नॉट हैव बीन पब्लिश, मतलब वो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, एंड पब्लिश्ड इन इंडिया और कहीं भी वर्ल्ड में कहीं और भी नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के अंडर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट। इट मस्ट नॉट कंटेन स्कैंडलस और सेंस मैटर, मतलब कुछ खराब चीजें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसीज या मॉरल्स के अगेंस्ट है। So now let's come to the conclusion. Design versus copyright. Mass production designs are protected under the Design Act. Copyright ceases when an unregistered design is reproduced over 50 times. मैं आपको ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोना ट्रांसलेट इट, ऑलरेडी बहुत इजी लैंग्वेज में ये मैंने लिखा है। Now design versus trademark. Shapes can overlap in both acts. The nature of the protection depends on whether the shape is for trade purpose और एस्थेटिक अपील। वर्लपूल के केस में हमने ऑलरेडी टेस्ट देख लिया था कि इन्फ्रिंजमेंट का टेस्ट कैसे करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, हर पॉइंट को मैंने अच्छे से कवर किया होगा, एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.